फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस इंडियन राइटर R.K. नारायण की एक पॉपुलर नॉवेल को जिसका नाम है द गाइड। इसे 1956 में लिखा गया था, लेकिन इसे पब्लिश 1958 में किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर नॉवेल रही है ये, और इस पर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बन चुकी है। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें इस नॉवेल की तो गाइड किसे कहते हैं, तो जो टूर गाइड की तरह होता है, यानी किसी एक जगह के बारे में बहुत जानकारी रखता है और फिर हमें वो जगह घुमा सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है राजू, वो भी एक गाइड का काम करता है। एक सीधा साधा आदमी रहता है, लेकिन बहुत स्मार्ट रहता है, इंटेलिजेंट रहता है। लेकिन कैसे उसकी ग्रीड और उसकी मिस्टेक्स जो हैं उसकी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं और उसके सभी अपनों को उससे दूर कर देती हैं। इस बारे में ये पूरी नॉवेल है। हम इसके बारे में और जानेंगे जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें राइटर की तो R.K. नारायण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। वो एक इंडियन राइटर थे जो कि बहुत सारे नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। उनके ज़्यादातर जो वर्क्स होते थे उसमें मालगुडी नाम के एक फिक्शनल टाउन के बारे में बताया जाता था। साथ ही R.K. नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। उन्हें कई फेमस अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, बेंसन मेडल, ये सभी शामिल हैं। बात करें इनकी फेमस वर्क्स की तो उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, रिलक्टेंट गुरु, ये सभी शामिल हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस नॉवेल की कहानी को समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नॉवेल है ये थर्ड पर्सन में भी बताई गई है और फर्स्ट पर्सन में भी बताई गई है, और साथ ही इसकी जो स्टोरी है वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में मूव करती रहती है। यानी जो हम फ्लैशबैक कहते हैं वो बार बार इस नॉवेल में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको स्टोरी जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में बताती हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेजर कैरेक्टर से जिसका नाम है राजू। राजू एक छोटा बच्चा है और अपने फादर मदर के साथ मालगुडी नाम के एक गांव में रहता है। राजू के फादर जो हैं वो एक शॉपकीपर हैं और उसकी माँ एक हाउसवाइफ है। अब ये जो राजू के फादर हैं ये अपनी शॉपकीपिंग से काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, और मालगुडी में हाल ही में एक रेलवे स्टेशन बना है, वहाँ पर वो एक दुकान खरीद लेते हैं। अब शुरू में तो ऐसा होता है कि ये जो राजू के फादर हैं वो उस रेलवे वाली दुकान पर बैठते हैं और राजू को अपने घर के पास की जो छोटी शॉप है उसमें बिठाते हैं, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता। तो इसलिए राजू को रेलवे वाली दुकान पर भेज दिया जाता है और उसके फादर जो हैं वो वापस से अपनी दुकान पर आ जाते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे और बीतता जाता है और ये होता है कि राजू के फादर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ बात यह है कि इस फैमिली को पैसे की कोई कमी नहीं है। राजू के फादर बहुत ही स्मार्ट शॉपकीपर थे तो उसने काफ़ी पैसे बचाए, लेकिन चूंकि राजू की लाइफ सेट है, उसके पास एक रेलवे वाली शॉप है, तो वो उसी जॉब को कंटिन्यू करता है और अपनी शॉप में बहुत तरह की आइटम्स वो रखता है। अब जैसे जैसे वो वहाँ पर रेलवे से उतरने वाले पैसेंजर्स को देखता है तो उसे ये आइडिया लगता है कि वहाँ जो लोग आते हैं मालगुडी में, उन्हें मालगुडी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता और उन्हें एक गाइड की ज़रूरत होती है जो उन्हें ये शहर घुमाए और इसके आसपास की जो सीनरी है वो दिखाए। और इस तरह से धीरे धीरे राजू जो है वो गाइड का काम करना शुरू कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि राजू जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट गाइड है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने पैसेंजर को क्या बताना है। जो भी कस्टमर उसके पास आया है वो देखकर समझ जाता है कि ये कस्टमर कैसा है, क्या इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ये कैसी चीज़ों को देखना पसंद करेगा, क्या ये एक टैक्सी लेगा या फिर बैलगाड़ी से जाएगा। इस तरह की चीज़ें वो समझ जाता था और बिल्कुल उसी तरह के डिसीजंस लेता था। साथ ही ये जो राजू था इसे आसपास की जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये झूठ बड़ा कहता था कि ये जो मूर्तियां हैं ये 3000 साल पुरानी हैं और ये जो झील आप देख रहे हैं ये तो उस महाराजा ने बनाई थी। और इस तरह से अपने कस्टमर्स का ध्यान जो है वो हमेशा अपनी ओर आकर्षित करके रखता था। तो इस तरह से धीरे धीरे राजू की एक रेप्यूटेशन बन गई एक टूर गाइड की, और इसलिए उसे सब रेलवे राजू कहकर बुलाने लगे।
अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है और राजू की मुलाकात होती है एक दूसरे पैसेंजर से, यानी एक और यहाँ पर आदमी है जो मालगुड़ी घूमने आया है, और आने के साथ वो रेलवे राजू को ढूंढता है ताकि राजू उसकी मदद कर सके। इस आदमी का नाम है मार्को पोलो। अब ये जो मार्को पोलो है ये एंशियंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन्हें पढ़ता है। तो इसलिए राजू जब भी कोई झूठ कहता है कि ये मूर्ति इस राजा ने बनाई, ये इतनी साल पुरानी है, तुरंत ही ये जो मार्को पोलो है उसकी बात को गलत साबित कर देता है। और इसलिए राजू जो है वो धीरे धीरे अपने इस कस्टमर से फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है कि इसे तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे बिना वजह परेशान कर रहा है, इसकी जगह तो मैं किसी और को घुमा लेता। लेकिन राजू की ये सारी कंप्लेन तब बंद हो जाती है जब इस मार्को की वाइफ आती है। मार्को पहले अकेला आया था, बाद में पीछे से उसकी वाइफ आती है और उसकी वाइफ का नाम होता है रोज़ी। रोज़ी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और अपने हस्बैंड के मुकाबले काफ़ी यंग है, बहुत ही कम उम्र की है अपने हस्बैंड के मुकाबले। अब ये जो राजू है जब भी ये रोज़ी को देखता है इसके मन में रोज़ी के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। मगर रोज़ी से जब इसकी पहली बार बात होती है तो रोज़ी कहती है कि क्या तुम किसी स्नेक चार्मर, किसी सपेरे को जानते हो? मुझे एक सांप का डांस देखना है, यहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझे ये डांस दिखा सके? और राजू जो है रोज़ी को वैसे ही एक स्नेक चार्मर, एक सपेरे के पास ले जाता है जहाँ पर उसे वो स्नेक डांस दिखाया जाता है। जब ये स्नेक डांस कर रहा होता है तो रोज़ी जो है वो भी अपनी बाहें फैलाकर बिल्कुल उस स्नेक की तरह डांस करने लगती है, और ये देखते ही राजू समझ जाता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है। यहाँ तक कि राजू का मानना है कि ये ग्रेटेस्ट डांसर है, इस दुनिया की ग्रेटेस्ट डांसर है। कौन? तो ये रोज़ी। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि धीरे धीरे ये जो रोज़ी है ये राजू के क्लोज आते जा रही है। इसका रीज़न ये है कि इसका हस्बैंड जो है इसे प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी हैं, तो ये मालगुड़ी के पास जो गुफाएं हैं हमेशा उससे देखते रहता है और अपनी वाइफ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इस कारण इनकी जो मैरिज है, शादी है, वो भी सही नहीं चल रही, बहुत झगड़ा होता है इन दोनों का। और अंत में ये जो राजू है ये रोज़ी से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन यहाँ ये जो रोज़ी है ये कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, वो मेरे पति हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और इसलिए वहाँ से उसे डांट कर भगा देती है। लेकिन चूंकि राजू ने रोज़ी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, उसकी डांसिंग की तारीफ़ की थी, तो इसलिए रोज़ी के मन में कहीं ना कहीं राजू के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। अब यहाँ रोज़ी और मार्को इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। रोज़ी कंप्लेन करती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, मार्को कंप्लेन करता है कि तुम बच्चों के जैसे बिहेव करती हो, और इसलिए इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा होता है और मार्को रोज़ी को वहीं मालगुड़ी में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ये जो रोज़ी है ये बेचारी अकेली है, मालगुड़ी में किसी को जानती नहीं है, घर कैसे लौटे इसे ये भी नहीं पता है, तो ये राजू के घर जाती है। ये राजू के घर जाती है और राजू को सब कुछ बताती है कि किस तरह की चीज़ें हुई, कैसे मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए। अब ये जो राजू की माँ है वो इस वुमेन को देखकर चौंक पड़ती है कि आखिर ये वुमेन मेरे घर में क्या कर रही है। शुरू में तो वो उस वुमेन को एक्सेप्ट कर लेती है, राजू भी कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन जैसे ही राजू की माँ को ये पता चलता है कि ये जो वुमेन है ये मैरिड वुमेन है, इसके हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया है, और दूसरी बात ये कि ये एक निचली सोसाइटी की वुमेन है, यानी सोसाइटी में इसकी ज़्यादा इज्जत नहीं है, तो ये तुरंत ही राजू से कहती है कि इसे हमारे घर से बाहर निकालो। लेकिन राजू जो है वो रोज़ी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुका है और अब वो किसी की बात सुनने को रेडी नहीं है। अब चूंकि राजू के घर एक अचानक से यंग वुमेन रहने को आ गई, तो आसपास के जो लोग थे वो रूमर्स फैलाने लगे कि इसके घर में एक मैरिड वुमेन रहती है और वो बहुत ही निचली सोसाइटी की है। साथ ही राजू जो था उसे धीरे धीरे अब फाइनेंशियल ट्रबल्स हो रहे थे, यानी अब इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। इसके फादर एक बहुत अच्छे शॉपकीपर थे तो वो पैसे बड़ा कमाते थे, लेकिन इसका इस शॉप चलाने में, दुकान वाले काम में मन नहीं लगता था। और साथ ही जो टूर गाइड वाली इसकी नौकरी थी ये मार्को के कारण कुछ अच्छी नहीं चल पा रही थी, तो इसलिए इसे पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी।
अब इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और बीच में एंट्री होती है राजू के अंकल की, यानी राजू की मदर जो हैं उसके भाई की। वो राजू के घर आते हैं और राजू और रोज़ी दोनों की बहुत इंसल्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो घर है ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने बनाया है और इसलिए इस घर में सिर्फ मेरी सिस्टर रह सकती है, उसका हक है। इस वुमेन को, इस डांस करने वाली वुमेन को घर से बाहर निकालो। लेकिन राजू जो है वो रोज़ी का साइड लेता है और अपनी माँ का साइड नहीं लेता। तो इस पर नाराज़ होकर उसकी माँ जो है अपना सारा सामान बांधती है और अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। अब ये जो रोज़ी है उसे पता है कि उसकी वजह से राजू की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। उसे फाइनेंशियल ट्रबल भी है, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं है। तो वो एक शुरुआत करती है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, और वो शुरुआत है एज अ डांसर। यानी जिस डांस को वो हमेशा से पसंद करती थी, जिस डांस के कारण राजू उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, उसने उस डांस को अपना करियर चूज़ किया। और साथ ही ये जो उसका इंग्लिश नेम था, ये जो रोज़ी है ये एक इंग्लिश नेम लगता है, तो उस नेम को भी ड्रॉप कर दिया और एक नया नाम अपनाया। वो नाम था नलिनी का। यानी अब से ये जो रोज़ी थी ये नलिनी बन चुकी थी और साथ ही ये एक स्टेज डांसर बन चुकी थी, यानी ये स्टेज पर परफॉर्म करती थी। साथ ही ये जो राजू था, चूँकि अब इसके पास भी कोई काम नहीं बचा था, तो ये क्या करता था, ये इसका मैनेजर था और साथ ही इसका कॉन्ट्रैक्टर था। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, इसकी शोज़ को मैनेज करता था और नलिनी का काम था सिर्फ डांस करना। अब ये जो रोज़ी है, ये जो नलिनी है, ये तुरंत ही बहुत फेमस हो जाती है। इसमें पहले से बहुत ज़्यादा टैलेंट था, इसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो अब ये एक बहुत फेमस डांसर बन चुकी है। और इसके मैनेजर होने के कारण राजू जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान बनता जा रहा है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है कि राजू के मन में ग्रीड यानी लालच आने लगी है। वो चाहता है कि जो पैसे वो कमा रहा है वो पैसे और डबल हो जाएं, यानी अभी जितने पैसे वो रोज़ी के डांस से कमा रहा है उससे भी ज़्यादा कमाए। तो ऐसा करने का एक ही तरीका है कि वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और रोज़ी को, नलिनी को अपना ऑब्जेक्ट, अपनी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है कि तुम पर मेरा हक है, मेरा कंट्रोल है। ना वो उसे ज़्यादा किसी लोगों से मिलने देता है, ना ज़्यादा किसी जगह घूमने जाने देता है, और बस अपने हिसाब से सब कुछ चलाता है। एक बड़ा सा घर खरीद लिया उसने, ढेर सारी सामान, कई नौकर रख लिए और एक बहुत ही रिच लाइफस्टाइल जीने लगा। लेकिन इस सारी लाइफस्टाइल के पीछे आखिर कौन था, तो रोज़ी की मेहनत एज अ डांसर। लेकिन ये जो रोज़ी थी ये अब धीरे धीरे बोर होती जा रही थी। इसे डांसर बनना था, फेमस नहीं बनना था। ये डांस को एज अ पैशन, अपनी जुनून की तरह जीना चाहती थी, इसे अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन राजू के लिए इसने ये सब किया क्योंकि इसे पता था राजू की स्थिति कितनी ख़राब है। और इधर ये जो राजू है इसके मन में धीरे धीरे लालच हो रही है, जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है उन लोगों से जो नलिनी के साथ काम करते हैं, यानी जो म्यूजिशियंस होते हैं, जिनकी साउंड पर, म्यूज़िक पर नलिनी डांस करती है, उनसे जलन होने लगी है। और साथ ही यहाँ एक और टर्न ऑफ इवेंट्स ये होता है कि जो रोज़ी का पहला हस्बैंड था मार्को, उसकी किताब छपी। वो किताब जो उसने मालगुड़ी और उसके आसपास की गुफाओं के बारे में लिखी थी, तो उसने उसकी एक कॉपी जो है वो रोज़ी को भेजी, अपनी किताब की एक कॉपी रोज़ी को भेजी। लेकिन राजू ने वो कॉपी रोज़ी तक नहीं पहुंचने दी, उसने वो कॉपी को छिपा कर रख दिया। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी, मालगुड़ी के बारे में छपा था, तो पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आए उस टॉपिक से रिलेटेड और रोज़ी को पता चल गया कि मार्को की किताब आई है। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि राजू ने उस किताब को छुपा दिया जो मार्को ने भेजी थी, और इस कारण से उनका बड़ा झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा जैसे तैसे शांत हुआ ही था कि मार्को की तरफ से एक और चिट्ठी आई, और चिट्ठी में ये लिखा था कि रोज़ी के पास जो ज्वेलरी थी वो मार्को के ही पास है। यानी रोज़ी की जितनी भी ज्वेलरी थी शादी के टाइम की, वो अपने साथ नहीं ला पाई थी।
तो उसने एक नोटिस भेजा था, एक लेटर भेजा था, जिसे साइन करके रोज़ी को वापस भेजना था ताकि उसे वो सारी ज्वेलरी मिल जाए। लेकिन यहाँ राजू को लगा कि अगर रोज़ी को पता चलेगा कि मार्को उसकी सारी जो ज्वेलरी है उसे लौटा रहा है, तो कहीं उसके मन में वापस से वो प्यार ना जाग जाए अपने पुराने हस्बैंड के लिए। तो वो क्या करता है, वो रोज़ी के नकली सिग्नेचर्स कर देता है, यानी खुद से नकली सिग्नेचर्स कर देता है और वो जो लेटर है वो पोस्ट कर देता है मार्को को। अब यहाँ पर राजू को उम्मीद थी कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मार्को का तो काम ही था डिटेल में जाकर गुफाओं को ढूंढना। तो इसी तरह डिटेल में जाकर उसने ये समझ लिया कि ये जो सिग्नेचर हैं ये रोज़ी ने नहीं किए हैं, ये किसी और ने किए हैं। और तुरंत ही उसने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी कि फर्जरी सिग्नेचर्स भेजे गए हैं मुझे, और इसलिए राजू पर एक केस होना चाहिए। अब राजू पर धोखाधड़ी का आरोप साबित हो जाता है। रोज़ी जो है बहुत कोशिश करती है उसे बचाने के लिए, जितने पैसे होते हैं सब दांव पर लगा देती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ये जो राजू है इसे 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है और इसे कोई नहीं बचा पाता। जेल जाने से पहले वो एक बार रोज़ी से मिलता है, जहाँ रोज़ी उसे समझाती है कि उसे ये पैसा, ये शोहरत नहीं चाहिए थी, वो तो एक सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहती थी। मगर अब उसने डिसाइड किया है कि ना वो राजू के साथ रहेगी, ना वो अपने हस्बैंड के पास लौटेगी, वो अब अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। और यहाँ पर फिर राजू को 2 साल की जेल हो जाती है। अब जेल के बाद जो राजू बाहर आता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मालगुड़ी वो लौटकर जा नहीं सकता है, क्योंकि मालगुड़ी के लोगों को पता है उसे जेल हुई है, उसे सब बदनाम करेंगे वहाँ पर, और अपना कोई उसके पास बचा नहीं। माँ से झगड़ा हो गया, रोज़ी छोड़कर चली गई, तो वो यूं ही एक नदी के किनारे बैठता है जो कि एक छोटे से गांव के बगल में गुजरती है। अब उस नदी के किनारे एक मंदिर है, वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है और सोच में खोया रहता है। और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से, एक स्ट्रेंजर से। बाद में उसे पता चलता है कि ये अजनबी उस पास के गांव का रहने वाला है और उसका नाम है वेलन। वेलन जो है वो उसके एक महात्मा समझता है, राजू को एक महात्मा, एक संत, एक गुरु समझता है और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है कि मेरी एक हाफ सिस्टर है जो शादी नहीं करना चाहती, बहुत परेशान कर रही है, इस तरह की बातें। अब ये जो राजू है ये देख रहा है कि ये विलन जो है ये कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहा है मुझे, लेकिन फिर भी डिसाइड करता है कि चलो मैं उसकी हेल्प करूँगा, और कहता है कि अपनी सिस्टर को लेके आना, मैं उससे बात करूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन विलन अपनी बहन को लेकर आता है और राजू उसे समझाता है कि तुम्हारा भाई सही कह रहा है, जिससे कह रहा है शादी कर लो। और धीरे धीरे इतना समझाने पर वेलन की बहन जो है वो शादी के लिए मान जाती है। अब इससे क्या होता है, राजू जो है वो धीरे धीरे उस गांव में पॉपुलर होने लगता है, क्योंकि वो बहुत मिस्टीरियस रहता है, जल्दी किसी से बात नहीं करता है, तो लोग उसे एक महान गुरु, एक संत समझ बैठे हैं और धीरे धीरे उसकी पूजा कर रहे हैं। वो एक मंदिर में रहता है तो उसे बिल्कुल संत की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसे लाकर प्रसाद दिए जाते हैं, उसे फल लाकर दिए जाते हैं, उसे एक होली मैन की तरह मंदिर में रहने के लिए दिया जाता है। और धीरे धीरे कहें तो राजू जो है वो इस लाइफ में भी खुद को ढाल रहा है, यानी लाइफ में कितनी भी चेंजेस आए, राजू जो है वो धीरे धीरे खुद को ढाल ही लेता है। वो शॉपकीपर था, गाइड था, उसके बाद उसने मैनेजर का काम किया और अब वो एक होली मैन बन चुका है। अब ये जो राजू है इसे पता है कि गांव वाले इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, हमेशा इसे खाने की चीज़ें ला कर देते हैं, तो ये भी गांव वालों की थोड़ी हेल्प करता है। गांव वाले इसके सारी बात सुनते हैं तो ये गांव वालों को कहता है कि बच्चों को स्कूल भेजा करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, और सारे गांव वाले इसकी बात सुनते हैं। तो धीरे धीरे ये जो राजू है ये अपने आप में एक तरह की चेंज को फील कर रहा है कि इसके मन में पहले जिस तरह की इमोशंस होती थी वो सब अब बदलती जा रही हैं। साथ ही उसे ये भी फील होता है कि मैं इस गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मुझे ये बात उन्हें बता देनी चाहिए, लेकिन उसके मन में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है। जिस तरह की अच्छी खासी लाइफ उसे यहाँ पर मिल रही है, कोई इसे जानता नहीं है, उसे शायद वो दोबारा नहीं मिल पाएगी।
अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिस गांव से वेलन और उसकी बहन बिलोंग करते हैं वहाँ पर ड्रॉट यानी सूखा पड़ता है, और इस सूखा पड़ने के कारण जो गाय बकरियां हैं वो मरने लगते हैं, फसल सूखने लगते हैं और गांव वाले भी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो वेलन एक गांव वाले को कहता है कि जाकर सभी गांव वालों को कह दो कि वो झगड़ा नहीं करे, अगर वो यूं ही झगड़ते रहेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन वो गांव वाला जो है वो सही तरीके से राजू की बात को समझता नहीं है और गांव जाकर कहता है कि स्वामी जी ने कहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और सारे लोग जो हैं वो दौड़कर उस स्वामी के पास आते हैं, अपने उस आध्यात्मिक गुरु के पास आते हैं, और राजू ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उसकी बात का क्या मतलब यहाँ पर निकाला गया। अब चूंकि वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता है तो उसे ये जो उसने नया व्रत शुरू कर दिया बारिश के लिए, उसे वो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो वेलन को अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे वो एक बच्चा था, कैसे फिर टूर गाइड बना, रोज़ी से मिला, जेल हुआ, सब कुछ उसने बता दिया। अब ये जो विलन है ये भले ही सब कुछ जान चुका है, लेकिन फिर भी इसकी जो इज़्ज़त है राजू के लिए वो कम नहीं होती है। ये अभी भी राजू को बस यूं ही देखता है एक महान इंसान की तरह। और राजू इस तरह की एक्सप्रेशंस को देखकर, इस तरह के इमोशंस को देखकर वो डिसाइड करता है कि वो ये व्रत करेगा, वो ये फास्ट करेगा, जब तक बारिश नहीं होती है वो कुछ नहीं खाएगा। और यहाँ पर शुरू होती है राजू की लाइफ की एक आध्यात्मिक कहानी। राजू का ये जो फास्ट है, ये जो व्रत है, वो 2 वीक्स तक चलता है लगातार। और तब तक ये बात बहुत फेमस हो जाती है कि एक स्वामी है जो इस तरह का व्रत कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर दिखाया जाने लगता है, न्यूज़पेपर में छपने लगता है। वहाँ उस मंदिर में जहाँ राजू रहते हैं उसके आसपास में एक छोटा मेला लग जाता है और बताया जाता है कि किस तरह राजू जो है वो बिल्कुल एक संत की तरह यूं ही बैठा रहता है, चुपचाप वो व्रत करता रहता है। जब व्रत का आखिरी दिन होता है तो राजू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और नदी में जाता है हर रोज़ की तरह पूजा करने के लिए, और तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेहोश होने से पहले वो सिर्फ वेलन से इतना कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि पहाड़ी पर बारिश हो रही है, और यहाँ नॉवेल ख़त्म हो जाती है। नॉवेल की एंडिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है, वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि अंत में बारिश हुई या नहीं हुई, या अंत में राजू का क्या हुआ। राजू बेहोश हुआ तो क्या वो मर गया, क्या वो वापस से उठ गया, इस तरह की बात को क्लियर नहीं किया गया है, बल्कि ये रीडर्स की इमेजिनेशन पर छोड़ा गया है कि आप क्या सोचते हैं, आप उस हिसाब से स्टोरी को देखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आर.के. नारायण की फेमस नॉवल द गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।